हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं किस चीज़ के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैटर क्या है, हमारे आसपास की चीज़ों में मैटर क्या है, मैटर किससे बना है। हमने पढ़ा था कि मैटर पार्टिकल्स से बना है। हमने पार्टिकल नेचर को ऑब्जर्व किया था। अब हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थी ऑब्जर्व की थी मैटर की, वो क्या थी। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने ऑब्जर्व की थी, सबसे पहली चीज तो पार्टिकल से बना है। अब कितने छोटे या कितने बड़े पार्टिकल्स होंगे, तो हमने जो ऑब्जर्व किया था वो क्या था कि बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे, वेरी स्मॉल साइज के पार्टिकल से ये मिलके बना है। दूसरी बात, हमने क्या देखा था कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो क्या थी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ये थी कि जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में अट्रैक्शन था, यानी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जिसके थ्रू वो पार्टिकल्स जुड़े हुए थे, है ना। कोई भी मैटर है आपस में जिस शेप में या जिस वो बाउंड्री के अंदर है, तो उस शेप में वो किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, इसी वजह से है। अगर नहीं होता तो बिखर जाता बिल्कुल मिट्टी की तरह। दूसरी चीज, एक और चीज हमने देखी थी कि इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अलावा एक और चीज मिलती है कि इनके बीच में स्पेस है। जो पार्टिकल्स है, गिवन पार्टिकल्स है, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है। तभी तो जब हम शुगर या साल्ट को मिक्स कर रहे थे पानी में तो उसमें घुल जा रहा था। अगर स्पेस नहीं होता पानी के पार्टिकल्स के बीच में तो वो उसमें घुल कैसे पाता, अलग अलग ही पड़ा रहता, है ना। जैसे मिट्टी और कंकर है, अलग अलग दिखते हैं ना हमें, घुलते तो नहीं आपस में, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की स्टेट कितनी है, कितनी स्टेट मैटर की होती हैं। आसपास देखो जरा, एग्जांपल्स लो। जैसे क्या है, फैन, ठीक है, एयर है, ठीक है, उसके बाद क्या, बुक, बोर्ड, फैन, एयर, सब, मार्कर, मार्कर भी है हमारे पास, अब मार्कर भी है। इन सब चीजों के साथ हम एग्जांपल देखते हैं, वाटर है, ठीक है। अब हमें इनमें से कौन सी मेन चीजें मिलती हैं, यानी स्टेट्स कौन कौन सी मिलती हैं मैटर की। तीन स्टेट्स मेनली हम ऑब्जर्व करते हैं, मेनली थ्री स्टेट्स, तीन स्टेट हम ऑब्जर्व करते हैं। कौन सी है? पहली सॉलिड स्टेट, दूसरी लिक्विड स्टेट, और तीसरी गैसियस स्टेट। क्या है? गैस स्टेट। यानी तीन स्टेट हमें नॉर्मली मिलती हैं, हम अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं। वो कौन सी स्टेट है? तो सॉलिड स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। आज हम इन्हीं स्टेट्स को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं किसको? सॉलिड स्टेट को। पहली चीज क्या है? सॉलिड स्टेट। कि सॉलिड स्टेट क्या है? आसपास, अपने आसपास एग्जांपल देखो, पत्थर है, ये बोर्ड दिख रहा है, ये मार्कर है, ठीक है, और क्या क्या है, बिल्कुल फैन है, टेबल है, चेयर है, वुड है, ये सब क्या है? सॉलिड है। सॉलिड स्टेट हम कब बोलते हैं कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पार्टिकल या कोई भी मैटर जो है वो सॉलिड है। मैटर अगर सॉलिड फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके पास कुछ ना कुछ डेफिनेट शेप है, यानी वो किसी न किसी पर्टिकुलर शेप में है। जैसे मार्कर है, मार्कर की पर्टिकुलर शेप है, मार्कर की जो कैप है उसकी पर्टिकुलर शेप है, ठीक है। बोर्ड है, बोर्ड एक पर्टिकुलर शेप में है, ठीक है। ब्रिक यानी ईंट होती है, ईंट पर्टिकुलर शेप में होती है ना। चेयर पर्टिकुलर शेप में होती है। फोन है, फोन पर्टिकुलर शेप में होता है। फैन है, पर्टिकुलर शेप में होता है। यानी कि सब कुछ पर्टिकुलर शेप में होता है, यानी डेफिनेट शेप होती है। पहली चीज तो ये है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा कि इनके पास अगर कुछ डेफिनेट शेप है तो इनके पास कुछ ना कुछ डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है। यानी कि जब इसके पास कुछ ना कुछ शेप है तो ये कुछ ना कुछ जगह भी घेर रहा होगा, यानी इसके पास कुछ ना कुछ डेफिनेट वॉल्यूम भी है। और अगर इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम है तो तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है वो क्या है? तीसरा पॉइंट होता है इनके पास कोई डेफिनेट बाउंड्री भी होती है, यानी इनकी एक डेफिनेट बाउंड्री होती है, यानी सतह। सिंपल सी बात है। तो जो ब्लैक आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, मार्कर का बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड की कुछ ना कुछ बाउंड्री होती है, यानी ये सरफेस इसकी क्या है? बाउंड्री है। इस साइड इसकी बाउंड्री ये है, इस साइड ये है, इस साइड ये है, इस साइड ये है, और आगे पीछे दोनों साइड सरफेस इसकी बाउंड्री है। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री वो चीज है जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है। यानी मान लो ये बोर्ड मेरा सिस्टम है, अब मैंने मान लिया कि ये व्हाइट बोर्ड मेरा सिस्टम है,
तो सिस्टम क्या है, व्हाइट बोर्ड, और सराउंडिंग क्या है, बाकी इसके अलावा जितने भी चीजें आसपास है वो सारी क्या है, सराउंडिंग है। तो अब सिस्टम और सराउंडिंग को अलग क्या कर रहा है, यानी एयर जो है उस एयर को अलग कौन कर रहा है, इसकी सरफेस, यानी इसकी जो सरफेस है वो बाउंड्री होती है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की जो सरफेस होगी वही उसकी क्या होगी, बाउंड्री होगी। और जो भी सॉलिड सब्सटेंस होगा उनके पास क्या होगा, एक डेफिनेट सरफेस यानी एक डेफिनेट बाउंड्री होगी। हमने देख लिया है कि सॉलिड के पास क्या होती है, शेप होती है, वॉल्यूम होती है और बाउंड्री होती है। एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। मान लो अब मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आपको आंसर करना पड़ेगा। देखो भाई, पहली चीज मेरा एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 1 क्या है, रबड़, यानी रबर। रबड़ क्या सॉलिड है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है, पहला क्वेश्चन रबड़ का था, दूसरा क्वेश्चन साल्ट एंड शुगर, इनको अगर मैं डिफरेंट जार्स में रखता हूं, डिफरेंट जार में, तो वो हर उस जार की शेप ले लेती हैं। यानी चीनी को अगर एक डब्बे में रखा हो तो वो एक डब्बे की शेप ले लेती है, बड़ा डब्बा रखो तो बड़े डब्बे की शेप ले लेती है, यानी उनकी शेप चेंज हो रही है, ऐसा कुछ है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब ये अलग अलग जार में अलग अलग शेप में मिल रही है तो ये सॉलिड कैसे हुई। सॉलिड, और इनको सॉलिड को डिफाइन करने के लिए हमने 3 चीजें बताई कि इनके पास डेफिनेट शेप होनी चाहिए, डेफिनेट वॉल्यूम होनी चाहिए और डेफिनेट बाउंड्री होनी चाहिए। अब रबड़ की बात करते हैं। रबड़ में क्या होता है कि हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसकी शेप तो चेंज हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो वो सॉलिड कैसे हुआ, मेरा क्वेश्चन है कि वो सॉलिड कैसे हुआ। सोचने वाली बात है कि रबर को सॉलिड कैसे कह सकते हैं, साल्ट और शुगर अलग अलग जार में, अलग अलग शेप के जार में रख दें तो उनकी शेप चेंज हो जाती है क्या, ऐसा कुछ है क्या। ठीक है, ये चीजें अब हमें आंसर करनी है। इनका आंसर क्या है कि जब रबर की, तीसरा एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, स्पॉन्ज का। स्पॉन्ज का यानी कि फोम जो होता है, फोम, स्पॉन्ज जो होता है फोम। स्पॉन्ज क्या होता है, जब हम उसको दबाते हैं यानी कंप्रेस करते हैं तो ये क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, यानी वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। फिर भी हम उसको सॉलिड बोलते हैं, वो सॉलिड है येट इट इज कंप्रेसिबल, यानी वो सॉलिड भी है लेकिन फिर भी कंप्रेस कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सॉलिड यानी ठोस। एक्चुअल में क्या होता है, जो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है सॉलिड की, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी नियर होते हैं, एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, यानी टाइटली हेल्ड होते हैं, यानी टाइटली बॉन्डेड या फिर टाइटली हेल्ड होते हैं, यानी वो एक दूसरे से टाइटली, बहुत टाइटली बंधे होते हैं। सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं इस बोर्ड को कंप्रेस कर रहा हूं, क्या ये दब रहा है, नहीं दबा पा रहा हूं। ईंट के ऊपर मैं खड़ा होकर चाहे उसको कितना ही कंप्रेस कर लूं, उसको कितना ही प्रेशर लगा लूं, कितना ही दबा लूं, क्या ईंट की शेप चेंज होगी, नहीं होगी। लेकिन स्पॉन्ज को तो हम सॉलिड मानते हैं, फिर भी इसकी शेप कैसे चेंज हो जाती है दबाने पे। अब इन्हीं क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगा आपको। सबसे पहला क्वेश्चन था कि रबड़ को स्ट्रेच करते हैं, रबड़ सॉलिड माना जाता है लेकिन वो क्या, वो सॉलिड है क्योंकि वो स्ट्रेच हो जाता है। हाँ जी, रबड़ बिल्कुल सॉलिड है। मतलब क्या है कि रबड़ को जब स्ट्रेच किया जाता है, ठीक है, स्ट्रेच करने से वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, लेकिन जैसे ही रबड़ को छोड़ देते हैं, यानी जो फोर्स हमने लगाया रबड़ के ऊपर उसको स्ट्रेच करने के लिए, जैसे ही उसको छोड़ा रबड़ वापस अपनी सेम शेप में आ जाता है। कहने का मतलब क्या है, ऐसे ही इसको ऐसे किया, रबड़ अपनी वापस शेप में आ जाता है। ऐसे ही रबड़ को खींच के देखना, वो खींच जाएगा, लेकिन उसको जैसे ही छोड़ोगे वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। और अगर एक्सेसिव फोर्स लगा दे, बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा दे, तो रबड़ टूट जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सेस फोर्स लगा दिया तो वो टूट जाएगा, लेकिन अपनी शेप परमानेंटली चेंज कभी नहीं करेगा। यानी सॉलिड अपनी शेप को परमानेंटली चेंज नहीं करते, इसका मतलब उनके पास एक डेफिनेट शेप होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि साल्ट और शुगर को अगर अलग अलग जार में रख दे, यानी अलग अलग साइज के या शेप के जार में रख दें, तो हमें बाहर से देखने पे ये लगता कि उनका शेप चेंज हो गया है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। साल्ट और शुगर है क्या, उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं, यानी उनके जो पार्टिकल होते हैं, उनकी शेप कभी भी चेंज नहीं होती, वो शेप हमेशा सेम रहती है, इसीलिए वो क्या होते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि स्पॉन्ज, जिसको हम दबाते हैं, फोम को दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो वो दब जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको सॉलिड काउंट करते हैं। बिल्कुल सॉलिड काउंट करते हैं, लेकिन वो प्रेस क्यों होता है, कंप्रेस क्यों होता है। जो स्पॉन्ज होता है उसके अंदर क्या होता है, देखो स्पॉन्ज ऐसा बना होता है, उसके अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स, इनको होल बोलते हैं या फिर पोर, होल्स और
PORE पोर्स, ठीक है। पोर या होल्स बोलते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं और इनके अंदर क्या होती है, हवा भरी होती है, एयर ट्रैप हो जाती है। इन होल्स के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है और जैसे ही हम उनको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं या प्रेशर लगाते हैं स्पॉन्ज के ऊपर, तो जो इनमें हवा भरी होती है वो बाहर निकल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सॉलिड है। जैसे ही कंप्रेस हमने प्रेशर हटाया, फिर से ये अपनी शेप रिगेन कर लेगा। ये थे सॉलिड्स। नेक्स्ट चीज जो है, जो नेक्स्ट स्टेट क्या है, वो है लिक्विड स्टेट। अब हम बात करें सॉलिड के बाद लिक्विड स्टेट। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पहली स्टेट पढ़ ली है, कौन सी, सॉलिड स्टेट। अब देखते हैं, बात करते हैं कि लिक्विड स्टेट की बात करते हैं। लिक्विड स्टेट के पास क्या होता है। अब चूंकि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, बहुत स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, तो उनकी मूवमेंट क्या है वो पॉसिबल नहीं है। सॉलिड स्टेट में क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज रेस्ट्रिक्टेड। यानी उन पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि नहीं जा सकते, भी बंधन लगा दिया कि मूवमेंट, पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, फ्री मूवमेंट, यानी उनकी फ्री मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स की फ्री मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी उसके पार्टिकल्स एक पार्टिकल को छोड़ के इस डायरेक्शन में नहीं भाग सकते, उस डायरेक्शन में नहीं भाग सकते, उनको एक साथ रहना पड़ता है, तभी वो सॉलिड कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना भाई इस बात का। ठीक है, अब देखेंगे किसके बारे में, लिक्विड स्टेट के बारे में। जब हम लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमारे मन में सबसे पहले कौन सी चीज आती है जो हमें लिक्विड नजर आती है। सबसे पहले सबके मन में एक ही चीज आती है, पानी लिक्विड है। ठीक है भाई, ऑयल भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है। ठीक है, हमारे पास जूस होता है, फ्रूट जूस होता है, वो भी लिक्विड होता है। तो नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर क्या है, लिक्विड स्टेट। क्या है, लिक्विड स्टेट, यानी नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर क्या है, लिक्विड स्टेट है। अब ध्यान से देखना कि लिक्विड स्टेट में क्या होता है। लिक्विड स्टेट की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है, इनके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, नो डेफिनेट शेप, यानी लिक्विड को जिस बर्तन में डाल दो उसी बर्तन की शेप ले लेता है। ग्लास में डालो ग्लास की शेप ले लेगा, पानी को ग्लास में डालो ग्लास की शेप ले लेगा, पानी को लोटे में डालो लोटे की शेप ले लेगा, जग में डालो जग की शेप ले लेगा, बाल्टी में डाल दो बाल्टी की शेप ले लेगा, थर्मस में डाल दो थर्मस की शेप ले लेगा, उसको ड्रम में डाल दो ड्रम की शेप ले लेगा, समुद्र में समुद्र की शेप में होता है, नदियों में नदी की शेप में रहता है भाई, है ना। तो सिंपल सी चीज क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है कि उनके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती लिक्विड्स में। दूसरी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं जरा। जो दूसरी बेसिक प्रॉपर्टी है लिक्विड स्टेट की, वो क्या है, इनके पास चाहे शेप हो ना हो लेकिन इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होती है। डेफिनेट वॉल्यूम होती है इनके पास, ना तो कोई इनके पास डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होती है। यानी मान लो मेरे पास 1 लीटर का जग है, तो मैंने उसमें पानी डाला तो उसका वॉल्यूम कितना रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा, चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, अब उस 1 लीटर पानी को चाहे मैं 2 लीटर वाले जग में डालता हूं वो पानी 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है, अब देखो इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तीसरी चीज जो मैं यहां लिखना चाहूंगा कि डेफिनेट वॉल्यूम और इनडेफिनेट शेप यानी नो डेफिनेट शेप के अलावा इनके पास क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। फ्री मूवमेंट, पार्टिकल की फ्री मूवमेंट पॉसिबल होती है यहां पे। इसी वजह से क्या होता है, लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है। फ्लो करता है यानी हमने देखा ना पानी बहता है हमेशा ऊंचाई से नीचाई की तरफ, यानी कभी आपने नदी को समुद्र से पहाड़ों की तरफ चढ़ते देखा है, नदी के पानी को कभी नहीं देखा होगा। हमेशा पानी क्या आता है, पहाड़ों से लेके समुद्र तक जाता है, नदी के सारे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ पानी बहता है। और इसी बहने को हम क्या बोलते हैं, फ्लो करना। और ये फ्लो वाली प्रॉपर्टी जो होती है, इसी वजह से लिक्विड्स को क्या बोला जाता है, फ्लूइड्स बोला जाता है। FLUIDS, फ्लूइड्स बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इनके पास फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं और पार्टिकल इनके फ्रीली मूव कर सकते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। यानी सॉलिड में तो पार्टिकल फ्रीली मूव कर ही नहीं सकते,
लेकिन ये इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। इनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ा गैप होता है, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इसी वजह से ये क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं होता, जो गैप होता है वो बिल्कुल ही नेग्लेजिबल होता है, इसीलिए वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। यानी इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का, यानी जिस फोर्स से वो पार्टिकल्स जुड़े होते हैं वो क्या होता है, थोड़ा वीक होता है, इसीलिए ये क्या करते हैं, लिक्विड की तरह फ्लो, इसीलिए ये क्या करते हैं, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो क्या है, पानी ही है, वाटर है, यानी पानी, यानी वाटर, H2O, यही है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लिक्विड्स का। ठीक है, अब देखो लिक्विड्स में एक और प्रॉपर्टी पाई जाती है, फोर्थ प्रॉपर्टी, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जो सॉलिड में नहीं होती, वो होती है डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड्स में क्या होता है, हाई होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, यानी सॉलिड के कंपैरिजन में डिफ्यूजन रेट जो होता है लिक्विड में हाई होता है। और डिफ्यूजन क्या होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब दो टाइप के पार्टिकल्स इंटरमिक्स होते हैं तो उस इंटरमिक्सिंग को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जब दो टाइप के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मछलियां पानी में जिंदा कैसे रहती हैं, मछलियां पानी में जिंदा कैसे रहती हैं, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड, घुली हुई होती है इन वाटर। यानी एक्वेटिक लाइफ, यानी समुद्री जीवन, जलीय जीवन कैसे जीवित रहता है, वो उसी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं जो पानी के अंदर क्या होती है, घुली हुई होती है। यानी ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसॉल्व होती है, और ऑक्सीजन का यही पानी के अंदर डिसॉल्व होना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। यानी पानी के अंदर जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज हो सकती हैं, या सॉलिड पार्टिकल हैं वो भी डिफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन उनका रेट सॉलिड से ज्यादा होता है, डिफ्यूजन का रेट सॉलिड से ज्यादा होता है, यानी डिफ्यूजन रेट हायर एज कंपेयर टू सॉलिड। दूसरी बात करते हैं कि अब जैसे ये हो गया, ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, यानी नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर की। ये दो स्टेट हो चुकी है, सॉलिड भी कर लिया हमने, लिक्विड स्टेट भी कर ली। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करने वाले हैं गैसियस स्टेट के बारे में। किस स्टेट के बारे में बात करेंगे, गैसियस स्टेट के बारे में। और जब हम गैसियस स्टेट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या ध्यान में आता है, आजकल सबके घर में एलपीजी सिलेंडर होते हैं, है ना, एलपीजी सिलेंडर होते हैं या नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। अब पढ़ेंगे किसको, गैसियस स्टेट को। तीसरी स्टेट, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, वो क्या होती है, गैसियस स्टेट। यानी मेनली बात करने वाले किसके बारे में, गैस के बारे में। अब ध्यान देना भाई, गैसियस स्टेट के बारे में बात करेंगे। जब तीसरी स्टेट गैसियस स्टेट होती है तो इसके पास सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, गैस के पास सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई डेफिनेट शेप नहीं, नो डेफिनेट शेप। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, यानी गैस के पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, यानी जिस सिलेंडर में डालो उसी की शेप ले लेती है, जिस बर्तन में डालोगे गैस को उसी की शेप ले लेती है। गुब्बारा होता है, ध्यान रखना, गुब्बारा होता है, वैसे तो छोटा सा होता है, लेकिन जब उसमें गैस भरते जाते हैं, पहले इतना हो जाता है, फिर थोड़ी और गैस भर दो और बड़ा हो जाता है, थोड़ी और गैस भर दो और बड़ा हो जाता है। जितनी गुब्बारे की कैपेसिटी होती है उसमें उतनी गैस आ सकती है, यानी उसकी शेप बार बार चेंज हो जाती है। गुब्बारा है, उसको हम प्रेस कर सकते हैं, गुब्बारे को दबा के देखो वो दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, इसका मतलब ये कंप्रेसिबल भी होती है। यानी दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं इसके बारे में लिखना चाहूंगा वो क्या होगा, कंप्रेसिबल होती है, कंप्रेसिबल नेचर। गैस का नेचर क्या होता है, कंप्रेसिबल नेचर होता है, यानी हम उनको फोर्स अप्लाई करके कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट होगा गैसेस के बारे में वो क्या होगा, हमने देख लिया डेफिनेट शेप नहीं होती इनके पास, कंप्रेसिबल नेचर होता है, इनके पास कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती, यानी नो डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि इनकी कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम भी नहीं होती। कहने का मतलब क्या है कि अगर घरों में सिलेंडर देखा होगा उसमें कितनी गैस आनी चाहिए,
अराउंड 13 kg गैस आनी चाहिए, 13 लीटर गैस आनी चाहिए। तो अगर 13 kg वॉल्यूम की बात करें, 13 लीटर गैस आती है, तो उसी में हम क्या कर सकते हैं, 18 लीटर तक भर सकते हैं। कैसे? उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, हाई प्रेशर से उसको दबा के रखा जाता है और वो गैस भरी जाएगी। यानी एक गुब्बारा है, गुब्बारे वाला एग्जांपल फिर से लेते हैं, बैलून का एग्जांपल ले लेते हैं। बैलून में हवा भरते हैं या हीलियम गैस को भरा जाता है। वैसे बैलून में जो गैस भरता है ना, जो गुब्बारे वाला, वो हीलियम भरी होती है, क्योंकि वो हल्की होती है। हल्की होने की वजह से वो ऊपर उठती है, इसीलिए तो गुब्बारे हवा में उड़ते हैं। ठीक है, तो याद रखना गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। तो ये चीज देखना कि उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती, गैस के पास कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। मतलब उसी गुब्बारे में थोड़ी सी गैस भरी जा सकती है। मान लो मैंने 50 ml गैस भर दी उसी गुब्बारे में, लेकिन गुब्बारा अभी भी फूला हुआ है, तो उसमें थोड़ी और गैस भर देते हैं, तो अब 100 ml भरी गई, फिर 200 ml भरी गई, ऐसे 500 ml भी भरी जा सकती है, 1 लीटर भी भरी जा सकती है। यानी उसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है कि एक ही बर्तन में, एक ही कंटेनर में कितनी गैस भरी जा सकती है। ठीक है, उसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो चौथा पॉइंट है वो क्या है कि जब गैस की बात करते हैं, हमने पढ़ लिया कि कंप्रेसिबल होती हैं, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, डेफिनेट शेप नहीं है। फिर बात करते हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द गैसियस पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल्स, यानी गैस के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वेरी वेरी वीक होता है। वेरी वेरी वीक यानी बहुत कमजोर होता है, बहुत ज्यादा कमजोर होता है। इतना कमजोर होता है कि इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, गैप बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी हाई, यानी गैप बहुत ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच का। और अगर पार्टिकल के बीच का गैप ज्यादा होगा, पहली बात तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या हुआ, वो दूर दूर रहेंगे। दूर दूर रहने का मतलब उनके बीच में गैप ज्यादा, गैप ज्यादा रहने का मतलब क्या होता है कि गैसेस क्या होती हैं, इनमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी सबसे हाई होती है। यानी 5th पॉइंट मेरा क्या रहेगा, डिफ्यूजन की रेट, डिफ्यूजन की रेट गैस में हाईएस्ट होती है। क्या होती है, हाईएस्ट होती है। यानी इंटरमिक्सिंग की बात करें तो गैस में डिफ्यूजन की रेट हाईएस्ट होती है। जैसे घर में अगरबत्ती जलाओ, जैसे ही अगरबत्ती जलाते हैं उसकी स्मेल आती है, आप 10 मीटर दूर खड़े आप तक पहुंच जाती है। क्यों पहुंच जाती है, क्योंकि वो स्मेल क्या होती है, एयर पार्टिकल के साथ डिफ्यूज हो जाती है, यानी मिक्स हो जाती है और आप तक बहुत जल्दी पहुंचती है, कुछ सेकंड्स में ही पहुंच जाती है। खाना बनता है, इतना टेस्टी खाना बनता है, उसकी स्मेल आती है हमारे पास। वो किस वजह से आती है, क्योंकि उसके गैस पार्टिकल्स एयर में वो क्या होते हैं, उसके पार्टिकल्स, स्मेल जो होती है एयर पार्टिकल्स में डिफ्यूज हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि डिफ्यूजन रेट जो होती है ये गैसीय स्टेट में सबसे हाईएस्ट होती है। ये थी तीनों की तीनों स्टेट्स, यानी मैटर की तीनों स्टेट्स। हमने गैसीय स्टेट्स को भी पढ़ लिया है, हमने लिक्विड स्टेट को भी पढ़ लिया और सॉलिड स्टेट को भी पढ़ लिया है। तीनों स्टेट्स को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं बताऊंगा कि तीनों स्टेट इंटरकन्वर्टिबल हैं, क्या तीनों स्टेट आपस में चेंज हो सकती है, कर सकते हैं क्या, और अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों। इन सब क्वेश्चंस के आंसर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूंगा। तब तक तीनों स्टेट के सारे पॉइंट विद एग्जांपल आपको याद करने हैं कि तीनों स्टेट होती क्या हैं, इनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, यानी इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, इनके अंदर शेप कैसी होती है, इनके अंदर वॉल्यूम कैसी होती है, ठीक है, इनके अंदर डिफ्यूजन का रेट क्या होता है, एग्जांपल्स बताने होंगे आपको, ये सारे आपको याद करने हैं और इसी के हिसाब से वीडियो लेक्चर के हिसाब से अपने नोट्स तैयार करने हैं। जैसे ही पूरा यूनिट कवर अप होगा मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।